सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस सिर्फ एक पेंटर नहीं था, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, सिर्फ इन्वेंटर नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया कि वह भविष्य देख सकता था। हाँ, भविष्य। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसका सबसे बड़ा सीक्रेट कोई पेंटिंग नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था सोचने का तरीका। और अगर आप उस तरीके को समझ गए तो आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हैं। आज हम डीकोड करेंगे उस इंसान को जिसे दुनिया जानती है पर सच में समझती नहीं। नाम है लियोनार्डो डा विंसी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस जर्नी के एंड तक मैं आपको एक मेंटल फॉर्मूला दूंगा जो आपकी क्रिएटिविटी, फोकस, सेल्फ ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन वो फॉर्मूला अभी नहीं मिलेगा। अगर आप बीच में छोड़ गए तो आप वो चीज मिस कर देंगे जो शायद आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ समरी नहीं है, ये एक अवेकनिंग है, प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है लेकिन क्लैरिटी नहीं, आप मेहनत करते हो पर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, आप फील करते हो कि आप और ज्यादा कर सकते हो पर कुछ रोक रहा है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। लियोनार्डो डा विंसी ने दुनिया को सिर्फ आर्ट नहीं दिया, उसने एक ब्लूप्रिंट दिया। कैसे सोचना है, कैसे देखना है, कैसे ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखना है, और सबसे बड़ी बात, कैसे अपने दिमाग को अनलिमिटेड बनाना है। लेकिन इस सीक्रेट तक पहुंचने के लिए हमें उसकी लाइफ के अंधेरे हिस्सों में जाना होगा। शुरुआत, एक आउटसाइडर की कहानी। साल था 1442। जगह विंसी, एक छोटा सा गांव। वहां एक बच्चा पैदा होता है। वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, यानी शादी के बाहर पैदा हुआ। उस समय समाज में ये बहुत बड़ा स्टिग्मा था। वो रॉयल फैमिली से नहीं था, वो रिच बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, वो आउटसाइडर था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्यों? क्योंकि जो लोग सिस्टम के अंदर पैदा होते हैं वे सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं वे सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे बदल देते हैं। वो स्कूल में परफेक्ट स्टूडेंट नहीं था, लैटिन में कमजोर था, फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, फिर भी वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान कैसे बना? यही पहला मिस्ट्री है और इसका जवाब धीरे धीरे सामने आएगा। सेक्शन 1, क्यूरियोसिटी। वो आग जो कभी बुझी नहीं, उसके अंदर एक ऑब्सेशन था, क्यूरियोसिटी। वो हर चीज को देखकर पूछता था, ये ऐसा क्यों है, ये कैसे काम करता है। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था, उसने पानी को बहते हुए देखा। नॉर्मल इंसान देखेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो रुक गया। उसने पानी का पैटर्न ऑब्जर्व किया, स्केच बनाया, नोट्स लिखे, फिर सोचा ये ब्लड फ्लो जैसा क्यों दिखता है। समझ रहे हैं? वो कनेक्शन देख रहा था जहां बाकी लोग कुछ नहीं देख रहे थे। यही फर्क है एवरेज और जीनियस में। एवरेज लोग आंसर्स ढूंढते हैं, जीनियस लोग क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। रुकिए, आपने आखिरी बार कब किसी सिंपल चीज को डीपली ऑब्जर्व किया था? या आप सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो? अगर आप सिर्फ कंज्यूम करते हो तो आप ऑर्डिनरी रहोगे, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप पावरफुल बनोगे। उसने 13,000 पेजेस के नोट्स लिखे, 13,000। और इंटरेस्टिंग बात, वो उल्टा लिखता था, मिरर राइटिंग। क्यों? शायद अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या शायद वो दुनिया को टेस्ट कर रहा था। जो मुझे सच में समझना चाहता है वो एफर्ट करेगा। ये दूसरा मिस्ट्री है, वो अपने सीक्रेट्स छुपाकर क्यों रखता था। सेक्शन 2, जो काम अधूरे छोड़ता था। एक और शॉकिंग बात, उसने कई प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किए। वो शुरू करता फिर छोड़ देता। लोग कहते थे डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो परफेक्शन नहीं, एवोल्यूशन चाहता था। उदाहरण, उसने एक पेंटिंग बनाई, नाम मोनालिसा। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक पोर्ट्रेट है, लेकिन ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी है। उसकी स्माइल स्टेबल नहीं लगती, कभी हंसी, कभी गंभीर। क्यों? क्योंकि उसने ह्यूमन इमोशंस को डीपली स्टडी किया था। उसने बॉडीज डिसेक्ट की, मसल्स स्टडी किए, सिर्फ एक परफेक्ट स्माइल बनाने के लिए। अब सोचिए,
आप अपने काम में कितनी डेप्थ तक जाते हो, सरफेस लेवल या रूट लेवल? वो सरफेस पर कभी नहीं रुका और यही उसे अलग बनाता है। लेकिन एक समस्या थी, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। तो सवाल ये है, इतना जीनियस होकर भी स्ट्रगल क्यों? ये तीसरा मिस्ट्री है और ये आपकी लाइफ से जुड़ा है। रुकिए, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आपका मिरर है। शायद आप भी टैलेंटेड हो, आइडियाज है, लेकिन फोकस नहीं, डायरेक्शन नहीं, क्लैरिटी नहीं। वो भी ऐसा ही था, लेकिन फर्क ये था, उसने अपनी क्यूरियोसिटी को मरने नहीं दिया। और यही पहला ब्रेक थ्रू है। क्यूरियोसिटी इज करेंसी। जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद किया, उस दिन आपने ग्रो करना बंद किया। सेक्शन 3, इनविजिबल को देखना। उसने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, कैसे उड़ते हैं। फिर उसने फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन की। 500 साल पहले आज के एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट वो इमेजिन कर चुका था। क्या वह सक्सेसफुल हुआ? नहीं। लेकिन क्या वो गलत था? बिल्कुल नहीं। कभी कभी दुनिया आपको फेल कहती है क्योंकि आप उनके समय से आगे हो। वो फ्यूचर में जी रहा था, और अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको थोड़ा फ्यूचर में सोचना पड़ेगा। लेकिन यहां एक डेंजर है, अगर आप सिर्फ इमेजिन करते रहे और एक्सिक्यूट नहीं किया तो आप ड्रीमर बन जाओगे। उसने इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया, ये आगे खुलेगा। अगर आपको लगता है लोग आपको समझते नहीं, आपके आइडियाज को सीरियस नहीं लेते, आपको लगता है आप डिफरेंट हो, तो सुनिए, वो भी डिफरेंट था। लोग उसे वियर्ड कहते थे, लेकिन डिफरेंस ही डेस्टिनी बना। ऑर्डिनरी लोग फिट इन करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग स्टैंड आउट करते हैं, और स्टैंड आउट करने की प्राइस होती है लोनलीनेस, डाउट, डिले इन सक्सेस। उसने सब फेस किया, फिर भी नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मेंटल रूल था जो अभी रिवील नहीं होगा, वो आखिरी हिस्से में आएगा। अब तक हमने देखा आउटसाइडर माइंडसेट, क्यूरियोसिटी की आग, डीप ऑब्जर्वेशन, अधूरे प्रोजेक्ट्स की हिडन पावर। लेकिन अब कहानी डार्क होने वाली है। वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं था, वो वॉर मशीन्स डिजाइन करता था। एक क्रिएटिव जीनियस युद्ध के हथियार क्यों बना रहा था? क्या वो पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, या इसके पीछे कोई और रीजन था? और सबसे बड़ी बात, उसका असली मिशन क्या था? पेंटिंग या कुछ और? पार्ट 2 में हम उसके माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम खोलेंगे और धीरे धीरे उस मेंटल फॉर्मूला के पास पहुंचेंगे जो आपकी सोच को परमानेंटली बदल सकता है। अभी बस इतना याद रखिए, उसका सबसे बड़ा मास्टरपीस कोई पेंटिंग नहीं था, उसका सबसे बड़ा मास्टरपीस उसका माइंड था। और असली मिस्ट्री अभी शुरू भी नहीं हुई है। पार्ट 2, युद्ध, महत्वाकांक्षा और छुपा हुआ सिस्टम। शुरुआत, एक जीनियस या एक अपॉर्चुनिस्ट। अब कहानी मोड़ लेती है। आपने अभी तक देखा एक आउटसाइडर, एक क्यूरियस माइंड, एक ऑब्जर्वर, एक आर्टिस्ट। लेकिन अब सवाल है, अगर लियोनार्डो डा विंसी इतना क्रिएटिव था तो वो युद्ध की मशीनें क्यों बनाने लगा? क्यों उसने किंग्स और रूलर्स को लेटर लिखकर ऑफर किया, मैं आपके लिए ऐसे हथियार बना सकता हूं जो किसी ने नहीं देखे? क्या यह पैसा के लिए था, पावर के लिए, सर्वाइवल के लिए, या स्ट्रैटेजी के लिए? यहां से असली डिकोडिंग शुरू होती है। सेक्शन 1, सर्वाइवल इंटेलिजेंस। उस समय इटली छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, हर जगह पॉलिटिकल टेंशन था, वॉर कॉमन थी। अगर आपको सर्वाइव करना था तो आपको पावरफुल लोगों के साथ जुड़ना पड़ता था। और यहां आता है एक नाम, ल्यूडोविको स्फोर्जा, मिलन का रूलर। लियोनार्डो ने उसे एक लेटर लिखा। इंटरेस्टिंग बात, उस लेटर में उसने पेंटिंग का जिक्र लगभग नहीं किया। उसने लिखा, मैं स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस बना सकता हूं, मैं पावरफुल वेपन्स डिजाइन कर सकता हूं, मैं एनिमी को कंफ्यूज करने वाली मशीन्स बना सकता हूं। यह सुनकर शौक लगता है, लेकिन यही छुपा है पहला बड़ा लेसन। लेसन 1, टैलेंट काफी नहीं, पोजीशनिंग जरूरी है। लियोनार्डो समझ चुका था, अगर आपको रिसोर्सेस चाहिए तो आपको वैल्यू दिखानी होगी। सिर्फ आर्टिस्ट बनकर सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो उसने खुद को मिलिट्री इंजीनियर के रूप में प्रेजेंट किया। यह कॉम्प्रोमाइज नहीं था, यह स्ट्रैटेजी थी। रुकिए, आप अपनी लाइफ में कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को? क्या आप अपनी स्किल्स को सही जगह मार्केट कर रहे हो,
या बस टैलेंट होने का इंतजार कर रहे हो कि कोई पहचान ले? जीनियस होना इनफ नहीं है, स्ट्रैटेजिक होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये कहानी सिर्फ 500 साल पुरानी नहीं है, ये आपकी करंट लाइफ है। आज भी दुनिया टैलेंट से नहीं, वैल्यू परसेप्शन से चलती है। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते तो शायद आपको अपना प्रेजेंटेशन बदलना होगा। लियोनार्डो ने यही किया। सेक्शन 2, मिलन, द टेस्टिंग ग्राउंड। मिलन में उसे फ्रीडम मिली, रिसोर्सेज मिले, वर्कशॉप मिली। यहां उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। पेंटिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, म्यूजिक, एवरीथिंग। वो सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता था, वो क्रॉस कनेक्शंस देखना चाहता था। यही उसकी सुपर पावर थी। उसने आर्ट को साइंस से जोड़ा, साइंस को नेचर से जोड़ा, नेचर को ह्यूमन बिहेवियर से जोड़ा, और यही मॉडर्न इनोवेशन का बेस है। आज की कंपनीज, एप्पल, टेस्ला, गूगल, सब इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग फॉलो करती है, लेकिन लियोनार्डो ये 500 साल पहले कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक चीज समझ गया था। लेसन 2, रियलिटी इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सिर्फ एक स्किल में लिमिटेड हो तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आप स्किल्स को कनेक्ट करोगे तो क्रिएटिविटी एक्सप्लोड करेगी। अब सोचिए, आप अपनी लाइफ में स्किल्स को कनेक्ट कर रहे हो या बस एक हाई लाइन में स्टक हो? द मास्टरपीस, द लास्ट सपर। मिलन में उसने एक और लेजेंडरी पेंटिंग बनाई, द लास्ट सपर। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट था। उसने मोमेंट चूज किया जब जीसस अनाउंस करते हैं कि तुम में से कोई मुझे बीट्रे करेगा। उस मोमेंट की शॉक, डाउट, फियर, हर फेस पर अलग रिएक्शन। लियोनार्डो ने ह्यूमन इमोशंस को फ्रीज कर दिया, एक मोमेंट को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, उसने एक्सपेरिमेंट किया न्यू पेंटिंग टेक्निक के साथ। रिजल्ट, पेंटिंग जल्दी डिटेरियोरेट होने लगी। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो रिस्क लेने से नहीं डरता था। लेसन 3, इनोवेशन में रिस्क आता है। अगर आप सेफ खेलते हो तो आप एवरेज रहोगे। लियोनार्डो सेफ नहीं खेलता था, वो एक्सपेरिमेंट करता था, फेल भी होता था, लेकिन ग्रो करता था। सेक्शन 3, द डार्क साइड ऑफ क्यूरियोसिटी। अब कहानी और डीप होती है। लियोनार्डो रात में डेड बॉडीज डिसेक्ट करता था, सीक्रेटली। चर्च उस समय ह्यूमन डिसेक्शन अलाउ नहीं करता था, लेकिन उसे जानना था ह्यूमन बॉडी अंदर से कैसे काम करती है, मसल्स कैसे मूव करते हैं, हार्ट कैसे पंप करता है। उसने 200 से ज्यादा एनाटॉमिकल ड्राइंग्स बनाए, इतने एक्यूरेट कि मॉडर्न डॉक्टर्स भी शॉक हो जाए। लेकिन सवाल, उसे इतनी डेप्थ की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो सरफेस ट्रूथ से संतुष्ट नहीं था, वो रूट ट्रूथ चाहता था। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप भी रूट तक जाते हो या बस सरफेस नॉलेज से खुश हो जाते हो? गूगल सर्च करके फील कर लेते हो कि सब जान गए? लियोनार्डो सर्च नहीं करता था, वो एक्सप्लोर करता था। अब तक आपने देखा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, इंटरकनेक्टेड थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, रूट लेवल क्यूरियोसिटी। लेकिन अब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। मिलन गिर गया, वॉर हुई, पावर शिफ्ट हुआ और लियोनार्डो को भागना पड़ा। फिर से जीरो, फिर से आउटसाइडर। इतना जीनियस होने के बाद भी स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिली? क्या यूनिवर्स उसे टेस्ट कर रहा था या वो खुद अपने पाथ को कॉम्प्लिकेट कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सक्सेसफुल था या बस फेमस? पार्ट 3 में हम उसकी लाइफ के सबसे इंटेंस फेज में जाएंगे, जहां फेलियर, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट उसका इंतजार कर रहे थे। और वहीं से हम समझेंगे उसका रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। अभी तक जो आपने सीखा वो सिर्फ फाउंडेशन है, रियल ब्रेक थ्रू अभी बाकी है। अगर आप स्टक महसूस करते हो तो अगला पार्ट आपके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि वहां हम कंफर्ट जोन तोड़ेंगे। पार्ट 3, गिरना, भटकना और असली सिस्टम का जन्म। शुरुआत, जब सब कुछ टूट गया। मिलन गिर चुका था, वो ने सब बदल दिया। ल्यूडोविको स्फोर्जा हार चुका था, पावर शिफ्ट हो चुका था और लियोनार्डो डा विंसी फिर से अकेला था, फिर से बिना स्टेबिलिटी, फिर से आउटसाइडर। सोचिए, एक इंसान जिसने मास्टरपीसेस बनाए, जिसके आइडियाज फ्यूचर से आए लगते थे, वो फिर से जीरो पर आ गया। यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि टैलेंट तब तक पावरफुल नहीं है जब तक वो प्रेशर में सर्वाइव ना करे।
सेक्शन 1, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब मिलन गिरा, लियोनार्डो को भागना पड़ा। वो फ्लोरेंस पहुंचा, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। नई जेनरेशन आ चुकी थी, यंग, हंग्री, एग्रेसिव, और उनमें से एक नाम, मिशेल एंजेलो। मिशेल एंजेलो कॉन्फिडेंट था, बोल्ड था, फोकस था। लियोनार्डो, वो क्यूरियस था, एक्सपेरिमेंट करने वाला था, थोड़ा स्कैटर्ड भी। दोनों का कंपैरिजन शुरू हो गया। फ्लोरेंस में कंपटीशन इंटेंस था। मिशेल एंजेलो ने एक मास्टरपीस बनाया, डेविड, पीपल अमेज्ड। लियोनार्डो प्रेशर में था। सवाल यह था, क्या वो आउटडेटेड हो रहा था? रुकिए, ये सिर्फ डेग हजार की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। जब आप ग्रो कर रहे होते हो और अचानक नई कंपटीशन आ जाती है, यंग एनर्जी, न्यू आइडियाज, टैब सेल्फ डाउट आता है, क्या मैं इनफ हूं? लियोनार्डो भी इसी फेज से गुजरा। सुनिए, हर एम्बिशियस इंसान एक स्टेज पर आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करता है। जब आप डिसाइड करते हो कि आप एवरेज नहीं रहोगे, तो लाइफ आपको टेस्ट करती है, कंपटीशन लाकर, रिजेक्शन लाकर, डिले लाकर। डिफरेंस ये नहीं कि कौन गिरता है, डिफरेंस ये है कौन गिरकर इवॉल्व करता है। सेक्शन 2, द वॉरियर इंजीनियर फेज। फ्लोरेंस में सर्वाइव करने के लिए लियोनार्डो ने फिर स्ट्रैटेजी बदली। वो एक पावरफुल मिलिट्री लीडर के साथ जुड़ा, सीज़र बोर्गिया। सीज़र रूथलेस था, एम्बिशियस था, वॉर हंग्री था। लियोनार्डो उसके लिए मैप्स बनाता था, फोर्टिफिकेशंस डिजाइन करता था, बैटल स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व करता था। ये फेज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां उसने लीडरशिप, पावर डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर देखा। वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रहा, वो ह्यूमन बिहेवियर का साइंटिस्ट बन गया। उसने समझा पावर कैसे काम करती है, फियर कैसे कंट्रोल करता है, लॉयल्टी कैसे बनती और टूटती है। अब सोचिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो क्या सिर्फ स्किल इनफ है? नहीं, पावर डायनामिक्स समझना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। लियोनार्डो यही सीख रहा था, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट था। उसका दिल क्रिएशन में था, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन की दुनिया में काम कर रहा था। ये इंटरनल बैटल उसे अंदर से तोड़ रहा था। सेक्शन 3, द लोनलीनेस ऑफ जीनियस। लियोनार्डो शादीशुदा नहीं था, उसके क्लोज रिलेशनशिप्स कम थे। वो अक्सर अकेला रहता था, नोट्स लिखता था, स्केच करता था, ऑब्जर्व करता था। लॉगऑन को लगता था स्ट्रेंज है, लेकिन शायद वो इनर वर्ल्ड में ज्यादा जीता था। जीनियस का एक डार्क साइड होता है, लोनलीनेस। जब आपका विजन दूसरों से अलग होता है, तो लोग आपको समझ नहीं पाते, और जब लोग नहीं समझते, तो आप या तो एडजस्ट करते हो या अकेले चलते हो। लियोनार्डो ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन ये इजी नहीं था। द बैटल ऑफ द जायंट्स। फ्लोरेंस में एक मोमेंट आया जब लियोनार्डो और मिशेल एंजेलो को एक ही हॉल में म्यूरल्स पेंट करने का कमीशन मिला। टू जायंट्स, वन स्पेस, कॉम्पिटिशन इंटेंस। लियोनार्डो ने एक्सपेरिमेंट किया न्यू टेक्निक के साथ, मिशेल एंजेलो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहा था। रिजल्ट, लियोनार्डो का म्यूरल कंप्लीट नहीं हुआ, मिशेल एंजेलो का वर्क प्रेज हुआ। अगेन अनफिनिश्ड, अगेन क्रिटिसिज्म। ये पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब सवाल, क्या वो एग्जीक्यूशन में वीक था, या वो फ्यूचर एक्सप्लोर करते करते प्रेजेंट मिस कर रहा था? ये क्रिटिकल पॉइंट है। कई क्रिएटिव लोग इसी ट्रैप में फंसते हैं। आइडिया स्ट्रॉन्ग, एग्जीक्यूशन इनकंसिस्टेंट, विजन ह्यूज, फोकस स्कैटर्ड। लियोनार्डो भी इस स्ट्रगल से गुजरा, लेकिन यही उसने एक रियलाइजेशन किया। अब कहानी डेंजरस होने वाली है। लियोनार्डो एजिंग हो रहा था, टाइम निकल रहा था, प्रोजेक्ट्स अधूरे, रिकॉग्निशन अनस्टेबल, मनी इनकंसिस्टेंट। अगर वो ऐसे ही चलता रहा, तो क्या वो बस पोटेंशियल बनकर रह जाता? क्या उसकी लाइफ एक इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट बन जाती? और यही उसने अपने माइंड का असली रूल समझा। वो रूल जो क्यूरियोसिटी से भी ऊपर है, स्ट्रैटेजी से भी ऊपर है, टैलेंट से भी ऊपर है। लेकिन वो रूल अभी रिवील नहीं होगा, वो अगले फेज में आएगा। सेक्शन 4, द हिडन शिफ्ट। फ्लोरेंस के बाद लियोनार्डो ने ऑब्जर्व करना कम नहीं किया, लेकिन उसने एक चीज चेंज की। स्ट्रैटेजी से भी ऊपर है, टैलेंट से भी ऊपर है, लेकिन वो रूल अभी रिवील नहीं होगा, वो अगले फेज में आएगा। सेक्शन 4, द हिडन शिफ्ट। फ्लोरेंस के बाद लियोनार्डो ने ऑब्जर्व करना कम नहीं किया,
लेकिन उसने एक चीज चेंज की, फोकस। पहले वो हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर करता था, अब उसने सिलेक्टिव एक्सप्लोरेशन शुरू की। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन। ये शिफ्ट सटल था लेकिन पावरफुल था। जीनियस होना इनफ नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट जीनियस होना जरूरी है। अगर आपका माइंड पावरफुल है लेकिन डायरेक्शनलेस है तो वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लियोनार्डो ने धीरे धीरे अपने माइंड को डिसिप्लिन करना शुरू किया। क्यूरियोसिटी स्टिल अलाइव, लेकिन कंट्रोल्ड, स्ट्रैटेजिक। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्लो था लेकिन यही ब्रेक थ्रू जन्म ले रहा था। अगर आप महसूस करते हो आपके पास आइडियाज बहुत है लेकिन फोकस कम है, आप शुरू बहुत करते हो फिनिश कम करते हो, तो आप अकेले नहीं हो। लियोनार्डो भी ऐसे फेज से गुजरा। डिफरेंस, उसने खुद को जज नहीं किया, उसने खुद को ऑब्जर्व किया। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यही हिडन पावर है। अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां लियोनार्डो एजिंग है लेकिन क्लैरिटी बढ़ रही है, एक्सपीरियंस डीप हो चुका है, क्यूरियोसिटी मैच्योर हो चुकी है और अब वो अपनी लाइफ का सबसे मिस्टीरियस फेज एंटर करेगा। फ्रांस, रॉयल कोर्ट, फ्रीडम, साइलेंस, रिफ्लेक्शन, और वहीं उसका माइंड फाइनली इंटीग्रेट होगा। जो पीसेस अलग अलग थे वो कनेक्ट होंगे और वहीं से निकलेगा वो मेंटल फॉर्मूला जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन अभी नहीं, अभी हम बस थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे एक वॉन्डरिंग जीनियस एक इंटीग्रेटेड मास्टर बना और कैसे उसकी लाइफ का बिगेस्ट सीक्रेट सक्सेस नहीं, माइंड मास्टरी था। पार्ट 4, शांति, शक्ति और माइंड इंटीग्रेशन। शुरुआत, जब दौड़ खत्म हुई और गहराई शुरू हुई। समय बीत चुका था। फ्लोरेंस की कंपटीशन, वॉर की राजनीति, अधूरे प्रोजेक्ट्स, क्रिटिसिज्म, सब पीछे छूट रहा था। अब एक नया अध्याय शुरू होता है। फ्रांस, रॉयल इन्विटेशन। नाम, फ्रांसिस आई ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा। उसने लियोनार्डो डा विंसी को अपने रॉयल कोर्ट में बुलाया, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, फ्रीडम के साथ। सोचिए, जिस इंसान को लाइफ भर स्टेबिलिटी नहीं मिली, अब उसे पीस मिल रही थी। लेकिन असली कहानी यही शुरू होती है, क्योंकि जब आउटर केओस शांत होता है तब इनर ट्रूथ सामने आता है। ध्यान दीजिए, लाइफ में 2 फेजेस होते हैं, सर्वाइवल फेज, रिफ्लेक्शन फेज। बहुत लोग सर्वाइवल में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू रिफ्लेक्शन में होता है। लियोनार्डो अब रिफ्लेक्शन फेज में था और यही उसका माइंड इंटीग्रेट होने लगा। सेक्शन 1, पीसेस फाइनली कनेक्टिंग। फ्रांस में उसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं था, वॉर स्ट्रैटेजी नहीं, कंपटीशन नहीं। अब उसके पास था टाइम, साइलेंस, स्पेस। और साइलेंस डेंजरस होता है क्योंकि साइलेंस में आप खुद से मिलते हो। लियोनार्डो ने अपने पुराने नोटबुक्स खोले, thousands of pages, observations, ideas, incomplete sketches, anatomy, engineering, art, nature, सब अलग अलग पीसेस थे। लेकिन अब वो उन्हें कनेक्ट करने लगा। उसे रियलाइजेशन हुआ, आर्ट साइंस है, साइंस आर्ट है, नेचर जियोमेट्री है, ह्यूमन बॉडी आर्किटेक्चर है, एवरीथिंग कनेक्टेड। यही उसका लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट था, इंटरकनेक्शन। लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी थी। सेक्शन 2, द हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सवाल उठता है, लियोनार्डो की सबसे बड़ी स्किल क्या थी? पेंटिंग, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी? नहीं, उसकी सबसे बड़ी स्किल थी ऑब्जर्वेशन विदाउट ईगो। वो चीजों को जैसा है वैसा देखता था, विदाउट जजमेंट, विदाउट हरी, विदाउट अजम्पशन। ये रेयर है। हम क्या करते हैं? हम चीजों को लेबल करते हैं, ये आसान है, ये मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं। लियोनार्डो लेबल नहीं करता था, वो देखता था डीपली। और यही हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेसन 4, क्लियर सीइंग क्रिएट्स क्लियर थिंकिंग। अगर आप रियलिटी को क्लियरली देख सकते हो तो डिसीजन क्लियर होंगे। अगर डिसीजन क्लियर होंगे तो डायरेक्शन क्लियर होगी। अगर डायरेक्शन क्लियर होगी तो सक्सेस नेचुरल होगा। लेकिन क्लियर सीइंग आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आता है, फियर बीच में आता है, कंपैरिजन बीच में आता है। लियोनार्डो ने स्लोली ईगो को साइड किया, इसलिए वो ग्रो करता गया। मोनालिसा, अंतिम संकेत। फ्रांस में भी वो अपने साथ एक पेंटिंग रखता था, वही मिस्टीरियस स्माइल वाली पेंटिंग, मोनालिसा।
वो इसे कंप्लीट मानता ही नहीं था। लाइफ भर उसे रिफाइन करता रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्रिएशन डेस्टिनेशन नहीं था, क्रिएशन प्रोसेस था। ये पावरफुल इंसाइट है। अगर आप रिजल्ट चेस करोगे तो एंजाइटी मिलेगी, अगर आप प्रोसेस लव करोगे तो मास्टरी मिलेगी। लियोनार्डो प्रोसेस से प्यार करता था। अब हम बहुत पास आ चुके हैं। क्यूरियोसिटी समझ ली, स्ट्रैटेजी समझ ली, इंटरकनेक्शन समझ लिया, ऑब्जर्वेशन समझ लिया, लेकिन अभी भी एक फाइनल पीस मिसिंग है। वो पीस जो सक्सेस, मनी, क्रिएटिविटी, सेल्फ ग्रोथ सबको जोड़ता है। और वो पीस सिंपल है, इतना सिंपल कि लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रिवील अगले भाग में होगा, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। सेक्शन 3, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रांस में लियोनार्डो एजिंग था। उसका राइट हैंड वीक हो चुका था, पेंटिंग कम कर पा रहा था, लेकिन सोच पहले से ज्यादा शार्प। अब वो टीचिंग मोड में था। फ्रांसिस आई ऑफ फ्रांस उसे रिस्पेक्ट करता था। कॉन्वर्सेशंस डीप होती थी। लियोनार्डो अब एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहा था, वो इंटरनल इंटीग्रेशन पा चुका था। और यही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है जब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, जब आप कंपैरिजन से ऊपर उठ जाते हो, जब आप प्रोसेस में पीस पा लेते हो। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर वो इतना इंटीग्रेटेड था तो क्या वो फाइनेंशियली रिच था? हिस्टोरिकली नहीं, लेकिन मेंटली एक्सट्रीमली रिच। और यही ट्विस्ट है। अगर आप सिर्फ पैसा को सक्सेस मानते हो तो शायद आप इनकम्प्लीट सक्सेस चेस कर रहे हो। लियोनार्डो का लाइफ मैसेज सिंपल है, माइंड रिच बनो, स्किल रिच बनो, क्यूरियोसिटी रिच बनो, बाकी चीजें फॉलो करेंगी। लेकिन अभी हम क्लाइमैक्स से ठीक पहले खड़े हैं। अगले पार्ट में मैं रिवील करूंगा वो फाइनल मेंटल फॉर्मूला, वो रूल जो लियोनार्डो ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फॉलो किया, वो रूल जो आपको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। और अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप रेडी हो। पार्ट 5, अंतिम सूत्र, माइंड मास्टरी का रहस्य। शुरुआत, वो एक चीज जो सबको जोड़ती है। अब तक हमने देखा आउटसाइडर माइंडसेट, क्यूरियोसिटी की आग, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, इंटरकनेक्टेड थिंकिंग, डीप ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस से प्यार। लेकिन इन सबको जोड़ने वाला एक इनविजिबल थ्रेड था, एक ऐसा मेंटल रूल जो सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। और यही वो मोमेंट है जहां पूरा पजल कंप्लीट होगा। तैयार हो? गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइनल फॉर्मूला, रिलेंटलेस इनर एक्सपांशन। लियोनार्डो का असली सीक्रेट था, वो कभी अंदर से रुकता नहीं था। बाहर प्रोजेक्ट्स रुक गए, बाहर रिकॉग्निशन अनस्टेबल रहा, बाहर पैसा फ्लक्चुएट करता रहा, लेकिन अंदर ग्रोथ कभी नहीं रुकी। वो हमेशा एक्सपैंड कर रहा था। लर्निंग, ऑब्जर्विंग, कनेक्टिंग, क्वेश्चनिंग, यही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। रूल, नेवर स्टॉप एक्सपैंडिंग इंटरनली। अगर आप अंदर ग्रो करते रहोगे तो बाहर की सक्सेस डिले हो सकती है, लेकिन डिनाई नहीं होगी। लियोनार्डो ने एक्सटर्नल रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उसने इंटरनल एवोल्यूशन को कंट्रोल किया। और यही गेम चेंजर है। सुनिए, अधिकांश लोग उल्टा करते हैं। वे कहते हैं जब पैसा आएगा तब सीखूंगा, जब टाइम मिलेगा तब इंप्रूव करूंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब कॉन्फिडेंट बनूंगा। लियोनार्डो का मॉडल अलग था। पहले ग्रोथ, पहले मास्टरी, पहले क्लैरिटी, रिजल्ट बाद में। सेक्शन 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। लियोनार्डो खुद को आर्टिस्ट नहीं मानता था, वो खुद को लर्नर मानता था। और यही आइडेंटिटी पावरफुल थी। अगर आपकी आइडेंटिटी फिक्स्ड है तो ग्रोथ लिमिटेड है, अगर आपकी आइडेंटिटी लर्नर है तो ग्रोथ अनलिमिटेड है। अब खुद से पूछिए, आप कौन हो? जॉब टाइटल, डिग्री, सैलरी या लर्नर? आइडेंटिटी डिसाइड करती है डेस्टिनी। सेक्शन 2, वेल्थ रीडिफाइंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसा स्किल्स का रिवॉर्ड है, स्किल्स क्यूरियोसिटी से आती है, क्यूरियोसिटी ऑब्जर्वेशन से आती है, ऑब्जर्वेशन ईगो हटाने से आती है, ईगो हटाने से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन वेल्थ बनाती है। लियोनार्डो ने चेंज समझ ली थी। वो पैसा चेज नहीं कर रहा था, वो मास्टरी चेज कर रहा था। और मास्टरी हमेशा रेयर होती है, रेयर चीज एक्सपेंसिव होती है। फ्रांस में एक बार
फ्रांसिस आई ऑफ फ्रांस ने उससे पूछा, आपका सबसे बड़ा वर्क कौन सा है? लियोनार्डो मुस्कुराया। उसने किसी पेंटिंग का नाम नहीं लिया। उसने कहा, माय माइंड। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है। जब आपकी बिगेस्ट एसेट आपका माइंड हो तो दुनिया आपसे छीन क्या सकती है? द इंटीग्रेशन मोमेंट। अब सब कनेक्ट हो रहा है। क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, कनेक्शन, एक्सपांशन, मास्टरी, वेल्थ। ये लिनियर नहीं है, ये सर्कुलर है। हर लेवल अगले लेवल को फ्यूल करता है। लियोनार्डो इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी था क्योंकि वो इंटरनली रेस्टलेस था लेकिन एक्सटर्नली पेशेंट। ये कॉम्बिनेशन रेयर है। रेस्टलेस टू ग्रो, पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। अगर आप स्टक हो तो शायद आप रिजल्ट को पुश कर रहे हो, ग्रोथ को नहीं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो शायद आप कंपैरिजन कर रहे हो, एक्सपांशन नहीं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हो। लियोनार्डो रिएक्ट नहीं करता था, ऑब्जर्व करता था। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप डिसाइड करें कि अगले 5 साल आप सिर्फ इंटरनल एक्सपांशन पर फोकस करेंगे, डेली क्यूरियोसिटी, डेली ऑब्जर्वेशन, डेली स्किल स्टैकिंग, डेली ईगो रिडक्शन, क्या होगा? शायद शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस, लेकिन 5 साल बाद आप रेयर बन जाओगे और रेयर हमेशा वैल्यूबल होता है। लियोनार्डो ने दुनिया को मशीन्स दी, पेंटिंग्स दी, साइंटिफिक ड्राइंग्स दी, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट थिंकिंग का मॉडल उसने दिखाया। आउटसाइडर होना वीकनेस नहीं है, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स फेलियर नहीं है, कंपटीशन थ्रेट नहीं है, डिले डिफीट नहीं है। अगर अंदर एक्सपांशन जारी है तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो। ये कहानी हिस्ट्री की नहीं है, ये पॉसिबिलिटी की है। अगर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड बिना फॉर्मल एजुकेशन के दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड माइंड बन सकता है तो आप क्यों नहीं? लेकिन फर्क टैलेंट का नहीं होगा, फर्क होगा माइंडसेट का। आज से रिजल्ट नहीं, ग्रोथ चेस करो, कंपैरिजन नहीं, ऑब्जर्वेशन करो, फियर नहीं, क्यूरियोसिटी रखो, रश नहीं, डेप्थ चुनो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंड को अपना मास्टरपीस बनाओ। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ स्टोरी नहीं थी बल्कि मिरर था तो इस जर्नी को यही मत रोको। अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो। डेली ऑब्जर्व करो, डेली क्वेश्चन करो, डेली एक्सपैंड करो, और याद रखो, लियोनार्डो का असली रहस्य पेंटिंग में नहीं था, वो उसके माइंड में था, और वही रहस्य अब आपके हाथ में है। अगर आप रेडी हो अगले लेवल की जर्नी के लिए तो नेक्स्ट वीडियो लिखिए। हम इस सीरीज को और डीप ले जाएंगे, माइंड मास्टरी के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के साथ।